वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। इसके मैं दो पार्ट का डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ। मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास का पहला आपका था डिलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ, सेकेंड आपका था एटॉमिक मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, है ना। इन दो पार्ट का स्टडी कर चुका था। आज मैं फिर से इसके दो पार्ट का स्टडी करने वाला हूँ। फर्स्ट आपका दे रखा है आपका कैनिज़ारो मेथड, ठीक है ना, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ में एंड लास्ट, है ना, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो वहाँ से इन दोनों चीज़ का स्टडी करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको जो गिवन डाटा रहेगा दिया हुआ उससे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपके सामने दे रखा है कैनिज़ारो मेथड। देखिए कैनिज़ारो जो है ना साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, साइंटिस्ट का नाम है कैनिज़ारो। कैनिज़ारो टर्म आप बहुत बार सुनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो अब देखिए तब का क्या होगा, एटॉमिक मास जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी वन ऑफ इट्स कंपाउंड। कहने का सेंस है आपके पास कुछ नंबर ऑफ कंपाउंड्स आपको दे रखा है किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का, है ना, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का कुछ नंबर ऑफ कंपाउंड्स आपके सामने दे रखा है। तो वहाँ से आपको यदि निकालना होगा एटॉमिक मास उस पार्टिकुलर एलिमेंट का, तो क्या होगा, उन सारे कंपाउंड्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट मास होगा ना उस एलिमेंट का, वही उसका एटॉमिक मास होगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मास ऑफ एलिमेंट, है ना। स्मॉलेस्ट मास जो आपका होगा एलिमेंट का कंपाउंड में, वही आपका क्या होगा जी, एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का। अब समझिए इस चीज़ को। इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास फॉलोइंग कुछ स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। इसका एकदम बिल्कुल ध्यान से हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग पहुंच पाएंगे आंसर तक में। तो देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच एलिमेंट्स इज प्रेजेंट आर डिटरमाइंड। मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले क्या करेंगे, उस कंपाउंड का निकालेंगे जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है ना, जिसमें आपका एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट का, जिसमें आपका एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जैसे आपके सामने आपका देखिए मीथेन दे रखा है, इथेन दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। ये 3 तरीके का कंपाउंड आपका दे रखा है। सबका वेपर डेंसिटी आपका दे रखा है, 8 हुआ, 15 हुआ, 28 हुआ, सॉरी 14 हुआ, ठीक है ना। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आपको पता है ना जी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू 2 इंटू Vd, मतलब वेपर डेंसिटी जो होगा उसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी मीथेन का कितना था, 8 था, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 इंटू 8 मीन 16, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 14 तो यहाँ पे 28। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का रहेगा मॉलिक्यूलर मास निकालना उन सारे कंपाउंड्स का जिसमें वो पार्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एकदम 100% क्लियर है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या, इच कंपाउंड इज एनालाइज्ड। अब प्रत्येक कंपाउंड को एनालाइज करेंगे। मास ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इच कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम लोग एनालाइज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का जिसका मुझे एटॉमिक मास चाहिए, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं, उसका क्या करेंगे हम लोग, मास निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको एनालाइज किए तो इसमें पता चला कि इस कंपाउंड में, है ना, जैसे मीथेन की बात करें तो मीथेन में आपका 75% कार्बन होगा, ठीक है ना, फिर इसको एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, 80% कार्बन होगा, है ना, फिर इसको एनालाइज करेंगे तो क्या आपका होगा 42.9% आपका क्या होगा, कार्बन होगा। ये आप एनालाइज नहीं कर सकते, ये खुद रहेगा आपका दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा गिवन डाटा के रूप में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एनालाइज किया गया तो ये देखा गया कि इस तरह का आपका क्या है, डाटा दिया आपका 75% यहाँ पे कार्बन, इसमें 80% यहाँ पे इतना। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एनालाइज ये कर लिए परसेंटेज, तो परसेंटेज जैसे ही मुझे पता चला मैं 16 पार्ट में 75% क्या आपका कार्बन है, 30 पार्ट में 80% कार्बन है ना, 28 पार्ट में आपका क्या 42.9% कार्बन है। तो ऐसा कुछ निकाले। अब देखिए ऐसा कुछ निकाले तो अब यहाँ से तो टोटल एग्जैक्ट मास तो निकाल ही सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट मास निकालेगा, 16 का 75% तो 12 आया, है ना, 30 का 80% तो 24 आया, है ना, फिर आपका 28 का 42.9% तो क्या आपका है 12 आया। तो इन सब में ये जो आपका निकला मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, है ना, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, तो इन सब में जो आपका लोएस्ट मास आया वही क्या होगा, आपका एटॉमिक मास होगा। तो कहने का सेंस है, समझिए इस चीज को कि लोएस्ट मास जो आपका 12, 24 और 12 में आपका क्या लोएस्ट मास यही है आपका, है ना। तो यही आपका क्या होगा जी, एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एकदम 100% क्लियर है ना आपका, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपका क्या होगा, यही हो जाएगा
12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो बस यही आपका मेथड है निकालने का, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, रेयरली कभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, बट आपको इंपॉर्टेंट तो है ही, आपके सिलेबस से पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, क्या पता आप ही के टाइम में आपका नीट में या फिर जेईई मेंस में कहीं भी पूछा जा सके, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। टॉपिक है इसका, है ना, मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास का लास्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक का नाम क्या है आपका जी? द लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझेंगे, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस का मतलब समझेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि आपका आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस फॉर्म क्रिस्टल्स विच हैव सेम शेप एंड साइज। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस ऐसा आपका सब्सटेंस होता है जिसका क्रिस्टल जो होगा आपका सेम शेप एंड साइज का होगा, सेम टाइप्स का कंपोजिशंस होगा, है ना, सेम टाइप का कंपोजिशंस होगा, है ना। और फिर देखिए आपका एंड कैन ग्रो इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर। आप इसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मिला देंगे ना, तो इसका आयंस उसमें, उसका आयंस इसमें, आपका आराम से क्या हो सकता है, आपका फ्लो हो सकता है, मूव कर सकता है, और आपका क्या हो सकता है, आयन का एक्सचेंज करके कंपाउंड भी बना सकता है। फिर भी क्या होगा, एक ही जैसा कंपाउंड बनेगा, मतलब पहले जैसा कंपाउंड था वैसा ही कुछ कंपाउंड आपका फिर से आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, है ना। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग मिक्स्ड क्रिस्टल। और यदि आप उसको मिला देंगे ना तो मिक्स्ड टाइप का क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकता है। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव सेम कंपोजिशन, है ना, बताया आपको, सेम कंपोजिशन, दैट इज दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड सिमिलरली। इसके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स रहेगा और एक ही जैसा आपका क्या रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा। इतना बात पढ़े, आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जांपल्स को देखिए, एकदम 100% समझ सकते हैं। यहाँ पे समझिए इस चीज को, एग्जांपल में देखिए K2SO4 और K2CrO4 दोनों एक जैसा कंपाउंड लग रहा है ना, बस डिफरेंसेस कहाँ पे आया है जब का, तो डिफरेंसेस यहाँ पे आया, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे क्रोमियम है Cr। बाकी बात आपका ऑक्सीजन का नंबर भी सेम दोनों में, पोटासियम का नंबर भी सेम, दोनों का दोनों आपका क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। ZnSO4.7H2O और FeSO4.7H2O दोनों बिल्कुल एक जैसा है ना। डिफरेंसेस कहाँ पे आया, तो डिफरेंसेस यहाँ पे आ गया Zn में और आपका क्या है, Fe में। ये दोनों का दोनों एलिमेंट आपका क्या है, अलग अलग है। बाकी बात कंपाउंड का बिल्कुल कंपोजिशन एक जैसा है ना। KClO4 और KMnO4 दोनों का दोनों कंपाउंड बिल्कुल एक जैसा है, बस डिफरेंसेस कहाँ पे, जबकि यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या आपका Mn है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे आपका K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O एंड K2SO4.K2CrO2SO4 का होल थ्राइस .24H2O बिल्कुल सेम कंपाउंड है, बस डिफरेंसेस कहाँ पे, यहाँ पे आपका Al है, यहाँ पे आपका क्या है, Cr है। मतलब क्या होगा, कंपाउंड बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा, बस एक एलिमेंट के क्या होगा, डिफरेंसेस के कारण आपका कंपाउंड आपका डिफर कर जाएगा। यदि आप इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे ना, है ना, मिक्स कर देंगे तो आराम से ग्रो कर सकता है। मतलब इसका आंसर इसके पास आ सकता है, इसका आंसर आपका इसके पास आ सकता है और कहीं से किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास को, उस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इस टॉपिक से आपका कंक्लूजन क्या निकल करके आता है। तो यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल करके आया है। फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट ए, है ना, कोई भी आपका पार्टिकुलर एलिमेंट ए जो कि कंबाइन कर रहा है सर्टेन मास ऑफ अदर एलिमेंट से, है ना, जो कि कंबाइन कर आपका सर्टेन मास ऑफ अदर एलिमेंट से बाय, है ना, उसका रेशियो निकालने हम लोग, है ना, मास ऑफ अदर एलिमेंट बी। आपका क्या, अब आपका क्या है, कोई दूसरा एलिमेंट बी है जो कंबाइन कर रहा है सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट से। मतलब कोई एलिमेंट ए था जो पार्टिकुलर एलिमेंट से कंबाइन किया होगा, उसका सर्टेन मास होगा, उतना ही मास से दूसरा एलिमेंट बी कंबाइन कर रहा है ना, आपका उतना ही मास से आपका कंबाइन कर रहा है आपका दूसरा एलिमेंट, तो उसका जो रेशियो निकालेंगे तो एटॉमिक रेशियो ऑफ ए एंड बी के बराबर होगा। फिर से समझिए क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पे समझिए इस चीज को कि जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, कुछ ऐसा बात करते हैं जैसे K2CrO4 और K2SO4, इस दोनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका हो गया जी कि K2CrO4 में Cr है और आपका यहाँ पे आपका क्या सल्फर है। तो सल्फर मतलब क्रोमियम का और सल्फर का जो आप मास निकालेंगे ना, तो मास निकालेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे बात कर सकते हैं क्रोमियम का मास, यहाँ पे बात करते हैं सल्फर का मास, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीजन का मास आपका क्या है, दोनों में फिक्स है ना। तो ऊपर में बात कर सकते हैं क्रोमियम का मास और नीचे बात कर सकते हैं सल्फर का मास, और यहाँ पे बात करिए आपका क्या क्रोमियम का एटॉमिक मास, यहाँ बात करेंगे आपका क्या जी, सल्फर का एटॉमिक मास। तो इसका जो रेशियो निकालेगा और इधर जो रेशियो निकालेगा वो दोनों का दोनों इक्वल होगा। हम यहाँ पे एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर सर्टेन मास की बात कर रहे हैं जो ग्राम वगैरह में हो सकता है दिया होगा। तो उसका जो मास का जो रेशियो निकालिएगा,
है ना, तो वो क्या होगा, बिल्कुल एटॉमिक मास के रेशियो के बराबर होगा। एक बार फिर से समझिए, क्या हम बोल रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट ए, है ना, उसका मास जो कि क्या कर रहा है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से कंबाइन कर, उसके सर्टेन मास से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या आपका हो गया जी, मास ऑफ एलिमेंट ए हो गया जो कि सर्टेन मास ऑफ अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। अब देखिए कोई दूसरा एलिमेंट है कोई दूसरा एलिमेंट बी है, उसका सर्टेन मास सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट मींस क्या, जितना मास से ए कंबाइन किया होगा उतना ही मास से क्या कर रहा है, आपका बी कंबाइन कर रहा है। तो ये जो मास का जो रेशियो निकालेंगे तो वो सेम होगा एटॉमिक मास के रेशियो के भी। तो यहां पे कोई भी आपको 3 रहेगा दिया हुआ तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका वैल्यू रहेगा दिया हुआ, इसका वैल्यू रहेगा दिया हुआ, आपको बोलेगा इसका वैल्यू निकालने की, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका ये निकल कर क्या है। सेकंड कंक्लूजन देखिए आपका क्या है, द वैलेंसीज ऑफ अदर एलिमेंट्स, सॉरी द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स आर सेम। मतलब जो आपका एलिमेंट आइसोमॉर्फस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसका वैलेंसी पक्का सेम होगा। जैसे यहां पे देखिए आपका क्रोमियम का और सल्फर का वैलेंसी क्या होगा, 100% सेम होगा। मतलब क्रोमियम का वैलेंसी आपका क्या होगा, 100% सेम होगा। जहां कहीं भी कुछ भी आपका दिखता है, कोई भी आपका पार्टिकुलर एलिमेंट दिखता है जो आइसोमॉर्फस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पे आपको समझना इस जरूरी है कि वहां पे क्या होगा, दोनों का वैलेंसी सेम होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसा कुछ ZnSO4 है ना और FeSO4, तो यहाँ पे Zn का और यहाँ पे Fe का, इन दोनों का वैलेंसी क्या होगा, आपका सेम होगा। दैट इज इसका भी 2 और इसका भी 2 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ये आपका दोनों का दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलिए इस पे बेस्ड किस तरह का क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ आपका, पोटासियम क्रोमेट इज आइसोमॉर्फस टू पोटेशियम सल्फेट। पोटासियम क्रोमेट एक कंपाउंड होगा जो आइसोमॉर्फस है किसका जी, पोटेशियम सल्फेट का। तो ये मेंशन कर दिया, इसका मतलब यहां से आपको पोटेशियम क्रोमेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। तो क्या होगा जब आपका पोटेशियम सल्फेट है ना और यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट है ना, यहाँ भी पोटेशियम टर्म आया, यहाँ भी आपका क्या पोटेशियम टर्म आया, सल्फेट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्रोमेट आ गया, तो बस हो गया ना आपका। इसका जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म निकल के आ जाएगा वो K2CrO4, क्रोमेट, क्रोमियम से बना होगा क्रोमेट, जो कि आपका क्या है, इसके आपका क्या है, आइडेंटिकल है, सॉरी आइसोमॉर्फस है। तो क्या होगा, S के प्लेस पे क्या करेंगे, Cr को लगा देंगे और बाकी सब आपका एक ही जैसा रहेगा। तो ये कंपाउंड आपका निकल गया। एंड इज फाउंड टू कंटेन 26.78% ऑफ क्रोमियम। इस कंपाउंड में 26.78% क्रोमियम पाया जा रहा है और रिमेनिंग पोटेशियम और ऑक्सीजन होगा आपका, है ना। तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम बोला जा रहा है कैलकुलेट करने, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं आप, लेट एटॉमिक मास ऑफ Cr इक्वल टू A, है ना। एटॉमिक मास ऑफ Cr लेट कर लिए A, तो पूरे कंपाउंड का मास क्या होगा जिसका, तो क्या होगा, मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, है ना, कितना आपका होगा जी। देखिए पोटेशियम का यहां पे पहले से मेंशन कर रखा है, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 39.1, तो 39.1 प्लस क्रोमियम का मास A है ना और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 4 × 16। आप इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 142.2 प्लस A, यही आपका टोटल पूरे कंपाउंड का मास निकल के आ गया। K2CrO4 का कंपाउंड का मास निकल करके आ गया। मैं ऊपर से मिटा करके स्पेस थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूं ताकि क्वेश्चंस बनाने में हेल्प मिल सके, जगह मिल सके, ठीक है ना। चलिए देखिए ऐसा कुछ निकल के आ गया आपका कंपाउंड का मास। इस कंपाउंड का मास आपका निकल के आ गया, मतलब यहाँ पे K2CrO4 का मास जो आपका निकल के आ गया 142.2 प्लस A, ऐसा कुछ निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए तो क्या बोला जरा आपका जी, ये पोटासियम सॉरी क्रोमियम का जो आपका परसेंटेज दे रखा है ये इतना दे रखा है 26.78%। तो देखिए परसेंट ऑफ Cr जो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पूरे कंपाउंड में कितना क्रोमियम है, एक ही क्रोमियम है और उसका मास कितना आपका A है और पूरे कंपाउंड का मास कितना है 142.2 प्लस A। अब ये देखिए आपका क्या, ये हम लोग ऐसा ही नहीं निकालेंगे जी, अरे परसेंटेज ऑफ क्रोमियम निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ क्रोमियम अब डिवाइडेड है पूरा का पूरा कंपाउंड का मास, ठीक है। और ये कितना दे रखा था आपका जी, ये कितना दे रखा था 26.78, यहाँ से A मतलब 100A डिवाइडेड बाय 142 ऐसा कुछ,
अब यहाँ से जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे 26.78 इंटू 142.2 प्लस ए इक्वल टू 100 अब यहाँ से निकालेंगे आप ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 52 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हुआ, जब का ये एटॉमिक मास निकल करके आ गया है ना। एटॉमिक मास ऑफ CR एकदम 100% क्लियर है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो काफ़ी शॉर्ट में बन गया ये क्वेश्चन, काफ़ी आसान भी था, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस्ट्री के रूप में रहेगा। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पता चला कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ से आपका ये चैप्टर जो रहेगा आपका, ये बिल्कुल अलग मोड़ ले लेगा। मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपके पास ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे PDF फाइल के द्वारा, ठीक है। तो अब बिल्कुल तैयार हो जाइए एक नए रेस के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।